हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पे आज आए हुए हैं, दिख रहा होगा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर 1। हम लोग जो है इसको विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, पूरे एक एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे और साथ ही साथ हर एक क्वेश्चन को डील करने का कोशिश करेंगे जो भी इस चैप्टर से रिलेटेड होगा वो कॉन्सेप्ट ख़त्म करने के बाद। तो हम लोग आते हैं सबसे स्टार्टिंग में इस चैप्टर का, जो कि स्टार्ट होता है व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन। हमारा पहला क्वेश्चन बनना चाहिए व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन। सबसे ऊपर दिख रहा है केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन है क्या? तो हम लोग बोलते हैं व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन। केमिस्ट्री पढ़ना बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो थोड़ा सा हम लोग समझ बूझ के साथ पढ़ते हैं, थोड़ा हर चीज़ को, हर टॉपिक को समझते जाते हैं। व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन का जब भी बात होगा तो हम लोगों को देखना है कि केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है। केमिकल रिएक्शन क्या है? एक प्रोसेस है जहाँ पे कि दो अलग अलग एलिमेंट्स कंबाइन होके या दो अलग अलग सब्सटेंस कंबाइन होके एक नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर दे, जिसका कि प्रॉपर्टी इन दोनों से अलग हो, नया प्रॉपर्टी का कोई सब्सटेंस बन जाए, उसी को हम लोग बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। तो आप लोगों को भी साथ में पार्टिसिपेट करना है और लिखना है व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन आर प्रोसेसेस। तो द प्रोसेस in which two or more than two elements are combined to form a new compound। क्योंकि हम लोगों को पता है जब भी एलिमेंट मिलेंगे तो वहाँ से फॉर्मेशन होगा कंपाउंड का, तो इसलिए हम लोग लिखे हैं न्यू कंपाउंड। अगर किसी को कोई तकलीफ हो तो सीधा लिख सकते हैं न्यू सब्सटेंस विथ डिफरेंट प्रॉपर्टी फ्रॉम एलिमेंट्स विथ न्यू प्रॉपर्टी, जिसको कि हम लोग सीधा लिख सकते हैं न्यू प्रॉपर्टी इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ उस प्रोसेस को बोलते हैं जहाँ पे कि दो या दो से अधिक कोई भी सब्सटेंस या फिर एलिमेंट्स कंबाइन करे और एक नया सब्सटेंस दे दे, जो कि एक कंपाउंड मेनली हो सकता है, वो भी एक नए प्रॉपर्टी के साथ। मीन्स इसका प्रॉपर्टी ना ही इसके साथ मैच करेगा ना ही इसके साथ मैच करेगा, वो एकदम नया ही प्रॉपर्टी होगा, उसी को हम लोग बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। ये तो हम लोग एक जनरल एग्जांपल लिए। सपोज करते हैं जब हम लोग कार्बन को, हम लोग एक एग्जांपल सपोज कर रहे हैं, जब हम लोग कार्बन को जलाते हैं ऑक्सीजन के साथ, या फिर बोलिए कार्बन प्लस ऑक्सीजन, तो यहाँ से जो फॉर्मेशन होता है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये एक केमिकल रिएक्शन हुआ जिसमें कि क्या हुआ, कार्बन जो है वो कंबाइन हो रहा है ऑक्सीजन के साथ और यहाँ से फॉर्मेशन हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का। उसी तरह दूसरा बात करा जाए तो एक है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। जब भी हम लोग मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो यहाँ से बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं जो है यहाँ पे सारे को रिटन फॉर्म में लिख रहा हूँ, तो इस रिटन फॉर्म को हटा के हम लोग जब भी इस रिटन मीन्स लैंग्वेज में जो लिख रहे हैं, इस लैंग्वेज को हटा के इसके सिंबल्स और फार्मूला के मदद से लिखते हैं, तो उसी टर्म को एक नया नाम देते हैं जिसको लिखते हैं हम लोग केमिकल इक्वेशन। केमिकल
इक्वेशन। तो चैप्टर हमारा मेनली दो चीज़ पे बेस्ड है, एक केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन कुछ और नहीं, जब व्हेन एनी रिएक्शन या फिर एनी केमिकल reaction are written in the form of या with the help of, in the form of लिखिए, नहीं तो हम लोग इसको लिख सकते हैं with the help of, written with the help of symbols और formula of compound या of element involved is called chemical equation। केमिकल इक्वेशन कुछ और नहीं, जब भी हम लोग केमिकल रिएक्शन को उसके सिंबल्स और फार्मूला के मदद से दिखाएंगे तो उसी को हम लोग बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। इस चैप्टर में हम लोगों को इसी चीज़ पे ज़्यादा बात करना है। तो क्या बच्चों आप लोगों को समझ आ रहा है? अब आगे बढ़ते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हम लोग अगर करने के लिए जाएं तो हम लोग जैसे यहाँ पे लिखे थे कार्बन, तो कार्बन का सिंबल होता है C, आप सबको पता होगा। और ऑक्सीजन का सिंबल होता है O2। ये 2 क्यों लिखे? C के आगे ना 2 है ना 3 है, ऐसा क्यों? तो इसको भी जानना होगा। तो सर आपको जो है हमारे साथ बने रहना है, इस चीज़ को भी मैं आगे बताऊंगा कि यहाँ पे 2 क्यों लिखा गया है और यहाँ पे कुछ क्यों नहीं लिखा गया है। तो जब ये दोनों मिला तो यहाँ से मिला कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो इसी सिंबल्स और फार्मूला के मदद से किसी भी केमिकल की रिएक्शन को दिखाने का प्रोसेस को या फिर दिखाने के तरीका को हम लोग कहते हैं केमिकल इक्वेशन। ये है हमारा छोटा सा। तो क्या सर आप लोगों को समझ में आ रहा है? केमिस्ट्री है बहुत आसान। अभी हम लोग जो है पूरे एकदम केमिस्ट्री का निचोड़ निकालेंगे। तो थोड़ी सी जो है इंक की कमी हो चुकी है, इंक मैं थोड़ा डाल लूँ और फिर आगे करते हैं कंटिन्यू। तब तक आप लोग करें इसको रिवाइज और थोड़ा सा 1-2 एग्जाम्पल अपने तरफ से भी लिखें जो कि हो केमिकल इक्वेशंस का एग्जाम्पल। अब हमने जो है भर लिया है इंक, जो कि ख़त्म हो चुका था मार्कर में। अब आगे बढ़ते हैं तो इसका करते हैं दूसरा एग्जाम्पल, जो कि है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। और मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलेगा तो बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसका कि फार्मूला होता है MgO। इसी तरह और भी हम लोग देखते हैं, जिसका एक एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ, हाइड्रोजन जो कि H2, ऑक्सीजन और यहीं से बना वाटर मॉलिक्यूल जिसको कि हम लोग बोलते हैं H2O। इसी तरह और भी रिएक्शंस हम लोग मज़ेदार देखते हैं जो कि इक्वेशंस, केमिकल इक्वेशंस के रूप में हम लोग लिख रहे हैं। जैसे बात करा जाए HCl, सब ने नाम सुना होगा। HCl एक्चुअली में बोला किसको जाता है? सब ने नाम सुना होगा। तो ये बोला जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड को। और इसका रिएक्शन करवा दे NaOH के साथ, एक बेस के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो यहाँ से प्रोडक्ट मिलता है NaCl, जिसको कि हम लोग बोलते हैं सॉल्ट, कॉमनली बोला जाता है सॉल्ट। और इसका नाम होगा सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। यहाँ पे 2 प्रोडक्ट मिल रहा है। तो इसी तरह बहुत सारे रिएक्शंस है। जैसे हम लोग बात करते हैं CuO कॉपर ऑक्साइड, और इसका रिएक्शन करवा देते हैं अगर आयरन के साथ, तो यहाँ से प्रोडक्ट मिल जाता है Fe2O3 प्लस Cu। और भी ये Fe2O3 है क्या? तो ये आयरन ऑक्साइड है। चूँकि यहाँ पे आयरन का वैलेंसी हम लोग देखेंगे तो 3 है। मैं ये समझ रहा हूँ कि आप लोग 9th पढ़ के आए हुए हैं और वैलेंसीज वगैरह के बारे में आप लोगों को है अच्छे से पता। आगे थोड़ा थोड़ा मैं उसको भी करूँगा रिपीट।
तो यहाँ से आपका 3 है, तो ये 3 यहाँ पे इसका वैलेंसी था वही यहाँ आया है, तो 3 वाले वैलेंसी को बोला जाता है फेरिक। तो ये है फेरिक ऑक्साइड और साथ ही साथ कॉपर, इसका नाम हो जाएगा फेरिक ऑक्साइड और साथ ही साथ कॉपर। अगर ये इसका वैलेंसी होता 2 तो इसका नाम हो जाता फेरस। ये आप लोगों को आना चाहिए। फिर आगे बढ़ते हैं, तो एक है CuSO4 प्लस CuSO4 मीन्स इसका क्या हो जाएगा नाम, तो इसका नाम हो जाता है कॉपर सल्फेट प्लस Fe। तो ये जब रिएक्ट करेगा तो यहाँ से मिलेगा FeSO4 प्लस Cu, क्या मिलेगा, आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। आप लोगों को भी बोलना है बीच बीच में, ठीक है। तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब केमिकल इक्वेशंस और केमिकल रिएक्शन समझने के बाद आगे हम लोग इसको मिटाने के बाद आगे बढ़ते हैं। आगे जानना क्या है वो हम लोग देखते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, जो कि ब्रेक इसको मिटाने में लग रहा है। हमें तुमसे तो ये हो चुका है साफ। अब आगे हम लोग बात करेंगे केमिकल रिएक्शन में होता क्या। ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन के समय, किस समय, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन के समय सम कैरेक्टरिस्टिक्स आर टू बी सीन, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो देखा जाता है, जिसको हम लोग बोलेंगे सिंपली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन के दौरान कौन कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलेगा, बात करेंगे अब उसकी। कौन कौन सा लक्षण जो है देखने को मिलता है, गुण, कौन कौन सा गुण होता है केमिकल रिएक्शन के अंदर। तो पहली बात जो होती है वो होगी इवोल्यूशन ऑफ गैसेस या फिर इवोल्यूशन ऑफ गैस, जिसमें हम लोग को मेनली बात करना है क्लास 10th में CO2 गैस और साथ ही साथ H2 गैस, हाइड्रोजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये एरो मैंने क्यों दिया, अगर आप लोगों को लग रहा हो तो ये जो एरो है ये बताता है कि ये इतना हल्का है कि ये उड़ जाएगा, मतलब ये गैस है। गैस को दिखाना होगा तो हम लोग देंगे एरो। समझ में आया बचवा? तो अब आगे बढ़ेंगे। तो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स इसका प्रैक्टिस जब करेंगे हम लोग ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, तो क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी, जिसको कि हम लोग बोलते हैं प्रिसिपिटेट। तो फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट देखने को मिलेगा। साथ ही साथ चेंज इन स्टेट, साथ ही साथ चेंज इन कलर, और एक जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है चेंज इन टेम्परेचर। तो ये रहा कहानी ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स टू बी सीन। तो कहानी में हम लोगों ने बोला एवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर और चेंज इन टेम्परेचर। आपको भी मेरे साथ दोहराना है क्या? तो एवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर एंड चेंज इन टेम्परेचर। अब व्हेन वी मूव टू फॉरवर्ड, तो हम लोग एक एक को एलुबरेट करके समझते हैं। एवोल्यूशन ऑफ गैसेस पे एलुबरेट करने का मतलब यहाँ पे एक एक एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल सभी का देखते चलते हैं और फिर हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट हो जाएगा क्लियर कि बात सही है ना। तो अब यहाँ पे बात करते हैं हम लोग एवोल्यूशन ऑफ गैसेस का। तो एवोल्यूशन ऑफ गैसेस में हम लोग सपोज करते हैं
किसी HCl सॉल्यूशन में अगर रिएक्ट करवा देते हैं किसी मेटल के साथ, HCl इज अ हाइड्रोक्लोरिक एसिड और Na is the sodium metal. When both are reacted, then the compound formed is NaCl plus H2, यहाँ से इवॉल्व हुआ हाइड्रोजन गैस। इसी तरह के एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं CO2 वाला। तो सपोज करते हैं CaCO3, जिसको कि बोला जाता है लाइमस्टोन, यही है लाइमस्टोन जिसको कि बोला जाता है मार्बल, इसी को हम लोग बोलते हैं मार्बल। अब होगा क्या, जब इसको हम लोग करेंगे हीट तो ये टूटेगा एंड ब्रेक डाउन इनटू CaO, जिसको कि बोला जाता है क्विकलाइन, या फिर इसका नाम है कैल्शियम ऑक्साइड, और साथ ही साथ यहाँ से मिलता है CO2 गैस। तो ये एग्जाम्पल हुआ CO2 गैस इवोल्यूशन का। अब हम लोग ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन कुछ चीज़ें जो हैं वो लेफ्ट हैंड साइड पे लिख रहे हैं एरो के, और कुछ चीज़ें जो हैं वो राइट हैंड साइड लिख रहे हैं एरो के। तो बबुआ इसको हम लोग बोलते हैं क्या, तो लेफ्ट हैंड साइड वाले को नाम देते हैं रिएक्टेंट, लेफ्ट हैंड साइड वाले को नाम देते हैं रिएक्टेंट, और राइट हैंड साइड वाले को नाम देते हैं प्रोडक्ट। ये आप लोगों को रखना है याद। ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन reactant combines to form a new product means what is reactant? reactant है क्या, तो वैसा एलिमेंट, वैसा सब्सटेंस जो कि केमिकल रिएक्शन में भाग ले रहा है उसको बोलते हैं रिएक्टेंट। those species which take part in chemical reaction is called reactant, and the product are those species which are formed by the chemical reaction, and the product are those species which are formed by a chemical reaction। शायद इंक हो गया है कम, थोड़ा आप लोगों को कम दिख रहा हो, लेकिन मैंने लिखा है वैसा स्पेसीज जो कि बनेगा ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, जिसका कि फॉर्मेशन होगा, उसी को हम लोग नाम देते हैं प्रोडक्ट, जो कि हमेशा होगा राइट हैंड साइड पे। और रिएक्टेंट हम लोग नाम देते हैं वैसा स्पेसीज को जो कि टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन होगा। अब थोड़ा मैं इंक भर लेता हूँ फिर से, और इस दौरान आप लोगों को एक जवाब देना है, आप लोगों को सभी को पार्टिसिपेट करना है कमेंट के रूप में। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आप लोगों को देना है जवाब, और ये जवाब है आपका इस क्वेश्चन के लिए कि केमिकल रिएक्शन में जो है कौन सा चीज़ पार्टिसिपेट करता है, मतलब एलिमेंट के अंदर एलिमेंट आर नॉट पार्टिसिपेटेड इन अ केमिकल रिएक्शन। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ या द स्मॉलेस्ट थिंग बाय विच अ मैटर कैन बी फॉर्म्ड, वही पार्टिसिपेट होता है केमिकल रिएक्शन में। और आप लोगों को बताना है उसका नाम, इनडायरेक्ट में मैंने बता चुका है, आप लोगों को डायरेक्टली बोलना है कमेंट में। तो शायद आप लोगों ने बहुत लोग कमेंट किए हो, और जिन्होंने नहीं किया तो तुरंत करें कमेंट, और हम लोगों के साथ मिल के एकदम मस्ती में पढ़ें। कमेंट करते रहेंगे तो मन लगा रहेगा। तो अभी जो है आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो हमने देखा इवोल्यूशन ऑफ गैसेस का एग्जाम्पल, अब हम लोग जो है देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट का एग्जाम्पल। तो आगे बढ़ते हैं। क्यों सर, समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर नहीं आ रहा है तो ज़रूर कमेंट करें, क्या दिक्कत है वो बताएं, कहाँ पे आप लोगों को नहीं समझ आ रहा है। इस पूरे टॉपिक को मीन्स पूरे 10 के सिलेबस को हम लोग करेंगे कंटिन्यू, जो कि यूट्यूब पे रहेगा आप लोगों के लिए बिल्कुल मुफ्त। अगर आप लोग को लग रहा हो बेहतरीन तो बस इसको करते जाएं शेयर। और आगे हम लोग बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट की। तो सबसे पहले आता है कि व्हाट इज़
प्रिसिपिटेट। प्रिसिपिटेट क्या है? व्हाट इज प्रिसिपिटेट? प्रिसिपिटेट क्या है? तो प्रिसिपिटेट जो है द अनसॉल्यूबल मटेरियल, या फिर हम लोग सीधा बोल सकते हैं द अनसॉल्यूबल पार्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड प्रिसिपिटेट। मीन्स वैसा पार्ट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन जो चीज़ उस रिएक्शन में घुले नहीं और नीचे की ओर सेटल हो जाए। जैसे हम लोग एक सिंपल सा एग्जांपल जो हम लोग सब समझ सकते हैं वो है चूना और पानी। जब चूना पानी को पूरा घोल देते हैं तो वो पूरे तरह से नहीं घुलता है। जैसे हम लोग चीनी पानी को घोलेंगे, द सॉल्यूशन ऑफ शुगर एंड वाटर, उसको घोल देंगे तो वो आर पार दिखता है, हम लोगों को चीनी का जो क्रिस्टल है वो दिखना बंद हो जाता है। लेकिन चूना को जब घोलते हैं तो वो पूरा घुल तो जाता है, लेकिन कुछ समय बाद सेटल डाउनवर्ड जो अनसॉल्यूबल पार्टिकल्स है, अनसॉल्यूबल मटेरियल है, वो सेटल डाउनवर्ड, उसी को हम लोग समझते हैं प्रिसिपिटेट। उसी तरह का जो बनेगा मटेरियल उसी को नाम देते हैं प्रिसिपिटेट। तो प्रिसिपिटेट कुछ और नहीं, अनसॉल्यूबल पार्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन है। इसका कुछ एग्जांपल समझते हैं कि प्रिसिपिटेट रिएक्शन कहाँ पे देखने को मिलता है। तो इसका एक बेहतरीन एग्जांपल जो कि हम लोगों को याद रखना है आज से जब तक हम लोग पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री तब तक। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड। जब भी हम लोग रिएक्शन करवाएंगे सिल्वर नाइट्रेट का, कि समझ में आ रहा है भाई लोग, किसका रिएक्शन करवाना है? AgNO3 का सिल्वर नाइट्रेट प्लस NaCl सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ से फॉर्मेशन होगा। क्योंकि मैं बोला था कि आगे जो है हम लोग केमिकल रिएक्शंस को भी थोड़ा सा समझते चलेंगे। तो यहाँ से जब इसको तोड़ते हैं तो ये होता है Na+Cl- और इसको तोड़ेंगे तो ये होगा Ag+NO3-। तो हम लोगों को पता है प्लस वाला माइनस के साथ आकर्षण करेगा ना, करेगा कि नहीं? तो प्लस वाला माइनस के साथ दूसरा वाला का मिलना चाहेगा, तो यहाँ पे मिलाएंगे तो यहाँ से बनेगा NaNO3 सोडियम नाइट्रेट और साथ ही साथ AgCl। यही जो है पीपीटी के फॉर्म में बनता है। ये जो है नीचे की ओर बैठ जाता है, अनसॉल्यूबल पार्टिकल होता है, अनसॉल्यूबल मटेरियल होता है। तो ये एक एग्जांपल हो गया आपका प्रिसिपिटेट रिएक्शन का। द रिएक्शन इन विच प्रिसिपिटेट इज फॉर्म इज नॉन एज प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। तभी डिफाइन करने आ जाए व्हाट इज प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। तो द रिएक्शन इन विच प्रिसिपिटेट इज फॉर्म इज कॉल्ड प्रिसिपिटेट रिएक्शन या प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग लिख लेंगे इसको। एक और एग्जाम्पल जो कि बहुत ही फेमस है वो है लीड नाइट्रेट का रिएक्शन पोटेशियम आयोडाइड के साथ, जो कि एनसीईआरटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो हम लोगों को एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पूरा कर लेना है ख़त्म, क्योंकि इसके बाद हम लोगों को एनसीईआरटी खोलने की आवश्यकता ना पड़े, ऐसा तैयारी रहे इस जगह से। तो यहाँ पे है जब इसको हम लोग तोड़ते हैं तो ये बनेगा Pb। ये दो जो है कहीं और से नहीं इसी के ऊपर से आया है, तो Pb2+ और NO3-। क्या समझ में आया महारथी? अब इसके बाद जो है आगे बात करते हैं तो ये टूटेगा K+ और I-। तो यहाँ पे हो गया आपका माइनस वाला प्लस के साथ, तो यहाँ पे बन जाएगा PbI2 और साथ ही साथ KNO3। और ये जो PbI2 लीड आयोडाइड बन रहा है महारथियों, वो ही है प्रिसिपिटेट। यहाँ पे लीड आयोडाइड प्रिसिपिटेट फॉर्म में मिलता है। तो हम लोगों को याद रखना है जब भी रिएक्शन होगा
लीड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड, तो यहाँ से बनेगा लीड आयोडाइड जो कि प्रेसिपिटेट फॉर्म में होगा। तो शायद आप लोगों को आप क्लियर हो रहा होगा रिएक्शन ये तोड़ने के बाद। तो ये दो एग्जाम्पल हुआ प्रेसिपिटेट रिएक्शन का। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं जिसमें कि और कुछ थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। तो अगला है हम लोगों का चेंज इन स्टेट। आज जो है हम लोग लगभग ये पांचों कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानते हैं और फिर आगे अगले दिन कुछ नया पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। तो इसी तरह से बने रहना है और पूरे चीज़ों को बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करते रहेंगे। अब बात करते हैं चेंज इन स्टेट की। तो चेंज इन स्टेट का मतलब क्या होता है? स्टेट का मतलब है या तो सॉलिड स्टेट हो, या तो लिक्विड स्टेट हो, या तो गैसियस स्टेट हो। तो हम लोग ने इसका एग्जाम्पल पीछे बहुत देखा है, फिर मैं एक बार रिपीट कर दूं। जैसे हमने किया HCl जो कि सॉल्यूशन फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है, सोडियम जो कि सॉलिड फॉर्म में है, रिएक्ट, तो यहाँ से मिला हम लोगों को NaCl जो कि फिर अगेन सॉलिड फॉर्म में या फिर ये लिक्विड फॉर्म में भी मिल सकता है, लेकिन मेनली ये सॉलिड ही होगा। और साथ ही साथ यहाँ से निकला H2 गैस। तो गैस का मतलब क्या है? ये गैस फॉर्म में है। तो यही है चेंज इन स्टेट। लिए थे हम लोग लिक्विड और सॉलिड में, यहाँ से इवॉल्व हो गया गैस, तो गैस इवॉल्व होने के कारण हम लोग बोले चेंज इन स्टेट। और यही एग्जाम्पल हम लोगों को लिख देना है। इसी तरह का बहुत सारे एग्जाम्पल को हम लोगों को रटना है, और रटने से बेहतरीन है कि समझना है, क्योंकि केमिस्ट्री है, रटेंगे तो करेंगे दिमाग को गुल, इसलिए समझ के चलेंगे और हमेशा करते रहेंगे चुल और चिल। चेंज इन कलर की जब बात करी जाए तो चेंज इन कलर में जब हम लोग बात करेंगे तो चेंज इन कलर में जब हम लोग CuSO4 जो कि आपका होता है ब्लू कलर का, इसका रिएक्शन करवा दे Fe के साथ, तो यहाँ से प्रोडक्ट मिलता है FeSO4 जिसको कि नाम देते हैं फेरस सल्फेट, जो कि आपका होता है लाइट ग्रीन कलर का। क्या दोस्तों? किस कलर का? तो लाइट ग्रीन कलर का। और इसके साथ आपको मिल जाएगा कॉपर। तो ये हुआ चेंज इन कलर। सॉल्यूशन हमने लिया था ब्लू, उसमें कुछ आयरन के टुकड़े, आयरन फिलिंग्स को हमने डाला, और कलर जो है सॉल्यूशन का हो गया लाइट ग्रीन। यही रिएक्शन है हमारा चेंज इन कलर में। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है हमारे NCERT में, तो आपको भी करना है थोड़ा बुक फॉलो। और अगला बात जो करते हैं वो है चेंज इन टेम्परेचर की। तो जब भी बात करी जाए टेम्परेचर की तो हम लोग एक एग्जाम्पल को याद रखेंगे, CaO जिसको कि बोला जाता है क्विक लाइम, इसका रिएक्शन करवा देते हैं अगर हम लोग वाटर के साथ, H2O के साथ, तो यहाँ से हम लोगों को मिलता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको कि हम लोग बोलते हैं स्लैक्ट लाइम। और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है हीट एवॉल्व। तो ये डेल्टा साइन जो है वो हीट को दिखा रहा है, तो हीट एवॉल्व होगा। और इस रिएक्शन को ही हम लोग बोलते हैं चेंज इन टेम्परेचर पे, क्योंकि यहाँ पे जो था हमारा रिएक्टेंट था ठंडा, और जैसे प्रोडक्ट बना तो हो गया उसका दिमाग गर्म, और यहाँ से बहुत ज़्यादा मात्रा में निकल रहा है हीट। कभी कोई क्वेश्चन पूछ दे कि एक्चुअली में यहाँ पे हुआ क्या कि यहाँ पे हीट इवॉल्व होने लगा, तो ये हम लोगों का खैर 10 से थोड़ा ऊपर का बात है, लेकिन रखना है अपने दिमाग में लोड, क्योंकि लोग करते हैं आजकल बहुत ज़्यादा जज। तो याद रखना कि ड्यू टू बॉन्ड फॉर्मेशन हीट इज इवॉल्व्ड। बॉन्ड फॉर्मेशन हीट इज इवॉल्व्ड मीन्स जब भी होगा बॉन्ड फॉर्मेशन, मतलब बॉन्ड मेकिंग प्रोसेस, बॉन्ड मेकिंग में हीट जो है, एंथैल्पी जो है वो प्रोडक्ट के साइड ज़्यादा आता है, मीन्स प्रोडक्ट के साथ ज़्यादा एंथैल्पी होगा, मतलब हीट रिलीज होगा बॉन्ड मेकिंग में, हीट रिलीज। और बॉन्ड ब्रेकिंग में जब बॉन्ड को करना हो ब्रेक, तो हम लोगों को देना होगा हीट, तो वहाँ पे हीट जो है सप्लाई करना होगा, हीट निकलेगा नहीं। तो याद रखिएगा आज के बाद बॉन्ड मेकिंग में हीट रिलीज होता है, बॉन्ड ब्रेकिंग में हीट जो है वो सप्लाई किया जाता है।
इसी तरह का एक एग्जाम्पल जिसमें हम लोग लेते हैं, जो कि अभी हम लोग पहले भी देख चुके हैं, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको कि बोलते थे लाइम स्टोन या फिर मार्बल। तो इस मार्बल को जब हम लोग करेंगे हीट तो ये टूटेगा CaO और CO2 गैस में। और यही CaO में जो टूट रहा है, किस कारण से टूट रहा है, तो हीट देने के कारण। और अभी हमने बोला बॉन्ड ब्रेकिंग में, मतलब बॉन्ड तोड़ने में काम क्या होता है, तो हीट का सप्लाई। तो इस कारण से किसी रिएक्शन में जो है हमने देखा हीट देना पड़ रहा है और किसी रिएक्शन में हीट जो है वो रिलीज हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर चेंज जो रिएक्शंस है उसको दो भाग में कैटेगराइज कर दिया गया। एक को नाम दिए दोस्तों एक्सोथर्मिक रिएक्शन और दूसरे को नाम दिए एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो इस चीज़ के बारे में हम लोग समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और अगला वीडियो यहीं से होगा कंटिन्यू। आई होप आप लोगों को लग रहा हो इंटरेस्टिंग। तो इसी तरह का फैक्ट समझने के लिए आप लगातार हम लोगों के साथ रखते हैं जुड़ और पूरे चीज़ को करते हैं रिवाइज अपने से। और फिर मिलेंगे जब नेक्स्ट वीडियो में, तो हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा 2x मीन्स दुगना। जय हिंद।